किश्तवाड़ में हुई हिंसा के मसले पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और सेना को भी समय पर तैनात नहीं किया गया। किश्तवाड़ के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामे के बाद सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार पर सीधा हमला करते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। जेटली ने कहा कि जम्मू के किश्तवाड़ में जानबूझकर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया। किश्तवाड़ में हिंसा पर उमर अब्दुल्ला सरकार के गृह मंत्री सज्जाद किचलू की भूमिका पर भी जेटली ने शक जताया। Do we impose censorship so that nobody comes to know? Do we have an ostrich-like approach that media will not be allowed, anybody will not be allowed into those areas? राज्यसभा में बीजेपी सुप्रीमो मायावती ने जहां उमर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, वहीं समाजवादी पार्टी और जेडीयू सरकार पर सीधे हमले से बचती रही। खास तौर से जो गृह राज्य मंत्री जो वहाँ पर साइलेंट रहे और सब कुछ देखते रहे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। और यदि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट साइलेंट रहती है, तो बेहतर ये होगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। अरुण जेटली के इल्जाम पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 2002 के दंगों के दौरान गुजरात में किसी को आने नहीं दिया गया और सेना की तैनाती में भी देरी की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जिनके पास गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी है, उन्होंने दिया अजीबोगरीब बयान। चिदम्बरम ने कहा कि कश्मीर में हुई हिंसा कोई नई बात नहीं है। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली समेत तमाम विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ईद की सुबह 10:30 बजे एक समुदाय ने जुलूस निकाला और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उमर सरकार का बचाव करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है। चिदम्बरम के इस विवादित बयान पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चिदम्बरम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने हिंसा के लिए किसी समुदाय को जिम्मेदार ठहराने से भी साफ इनकार कर दिया। उमर का बचाव करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया और दोपहर तक सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। हालांकि जेटली को हिंसा प्रभावित इलाके के दौरे से रोकने के मामले पर चिदम्बरम बीजेपी को संतुष्ट नहीं कर पाए। But in processions of this kind, some misguided, hot-headed elements raising Azadi slogans is not a new phenomenon. It happens virtually every Friday. चिदम्बरम ने सदन को भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर के हालात 1990 की तरह नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1990 की तरह लोगों का पलायन भी नहीं होगा। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने आज इस्तीफा दे दिया। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विपक्ष किश्तवाड़ हिंसा में जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री सज्जाद अहमद किचलू की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी के किश्तवाड़ इलाके में ईद के दिन 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान किचलू किश्तवाड़ में ही मौजूद थे। इस्तीफा देने के बाद किचलू ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। किचलू ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। क्या 2002 दंगों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया था? Vote for my secular credential, and I am deeply hurt that for petty political ends, some people have stooped me low as to accuse me for something. अपने गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उमर ने लिखा कि किश्तवाड़ हिंसा के बाद मैंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और मेरे मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब बीजेपी बताए कि 2002 के दंगों के बाद बीजेपी ने क्या किया था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने सांप्रदायिक दंगों में किचलू की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किचलू के खिलाफ किश्तवाड़ हिंसा में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में फैली हिंसा को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा बरपा। लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर आज संसद में भारी हंगामा हुआ। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने सदन में बहस की मांग पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 18 मिनट के लिए रोक दी गई। जैसे ही कार्यवाही 11:18 पर शुरू हुई, एक बार फिर जोरदार हंगामा शुरू हो गया।
जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर किश्तवाड़ा पर हंगामे के चलते आज लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे की वजह से आज कांग्रेस की गेम चेंजर योजना फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को फैली हिंसा के बाद राज्य के कुल 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हैदराबाद के मैदान से मोदी ने ओबामा का नारा आगे बढ़ाया तो विरोधियों को शब्दबान चलाने का मौका मिल गया। मोदी के दूर विरोधी दिग्विजय सिंह ने इशारों में मोदी को नकली ओबामा करार दिया है। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम से मोदी ने ओबामा के नारे यस वी कैन, यस वी विल डू का नारा दोहराया तो दिग्गी राजा ने मोदी पर फेंक दिया ट्वीट बम। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि हमारे पास नकली देसी ओबामा भी है। फेंकने की कला की ये सबसे बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, मोदी के विरोधियों ने मोदी के खिलाफ एक वेबसाइट भी शुरू की है जिसका नाम है फेकू एक्सप्रेस। इस वेबसाइट के जरिए मोदी विरोधी मोदी के दावों की हवा निकालने में जुटे हैं। मोदी के बयानों और कांग्रेस पर लगातार बढ़ते हमलों पर कांग्रेसी नेता मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है। कल बहुत सारी चीजें बताई, कॉन्ट्राडिक्शन क्या था? वो कह रहे थे कि मैं करप्शन को मिटाना चाहता हूँ और पास में किसको बैठाते हैं? बांगारू लक्ष्मण को बिठा के पास में बगल में, जो कैमरा के सामने पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं और करप्शन मिटाने निकले। मोदी के विरोधियों का मानना है कि मोदी ओबामा को खुश करने के लिए उनके नारे को दोहरा रहे थे ताकि ओबामा खुश होकर उनको अमेरिका आने के लिए वीजा दे दे। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पेश किया। इस विधेयक को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश के बाद लाया गया है जिसमें 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आरटीआई कानून के दायरे में रखा गया था। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के संशोधन विधेयक को टीएमसी छोड़ किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों की सदस्यता के मामले में आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। याचिका में सरकार ने कहा है कि कानून बनाने का काम संसद का है। सजा याफ्ता नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की गुहार लगाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा के ऐलान होते ही सांसद और विधायक को अयोग्य करार देने का फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जेल में रहने के दौरान कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। पुनर्विचार याचिका में कहा गया है सरकार दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों को बचाना नहीं चाहती, बल्कि सरकार की चिंता ये है कि अल्प बहुमत वाली सरकार को सांसद या विधायक के अयोग्य ठहराने से मुश्किल होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार सरकार ने अपराधी नेताओं के बचाव में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, राजनीतिक अपराधीकरण की दिशा में सरकार की गंभीरता को समझा जा सकता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। इस बार पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकी को बनाया है निशाना। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने आज पुंछ के देगवार और माल्टी इलाके में सेना पर फायरिंग की। इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने दुर्गा बटालियन पर फायरिंग की। ये फायरिंग रविवार को देर रात शुरू हुई। गौरतलब है कि सांबा के रामगढ़ में 5 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी में घायल सीमा सुरक्षा बल के जवान हेड कांस्टेबल राम निवास मीणा की मौत हो गई है। मीणा का पार्थिव शरीर बीएसएफ की गाड़ी से उनके पैतृक गांव राजस्थान पहुंचाया गया। पाकिस्तान की ओर से पिछले 24 घंटे में सीज फायर का 3 बार उल्लंघन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान गोलीबारी की आड़ में आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की साजिश रच रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों से जाति और धर्म के बारे में जानकारी मांगकर सबको हैरान कर दिया है। इसके लिए जयपुर के पार्टी कार्यालय में फॉर्म भरवाकर जानकारी मांगी जा रही है। जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। चुनाव में ये नारा देने वाली कांग्रेस लगता है कि अब जाति और धर्म के आधार पर ही
बेड़ा पार लगाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस के उम्मीदवारों का फॉर्म बांटा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार टिकट चाहने वालों को पशुपेश में डाल दिया है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों से पूछा है कि उनके इलाके में किस जाति और धर्म के कितने लोग रहते हैं। प्रत्याशियों ने 5 पन्ने के फॉर्म में पूरी डिटेल मांगी गई है। इस फॉर्म के हर पेज पर जिस तरह से जाति और धर्म को अहमियत दी गई है, उससे ये साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टियों मसलन समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तर्ज पर चुनाव रण में कूदने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस नए शगुफे पर तंज कसा है। उम्मीदवारों को ये फॉर्म जिला कांग्रेस कार्यालय में 17 अगस्त तक जमा करवाने हैं। इसके साथ ही इस फॉर्म के जरिए विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों की भी जानकारी मांगी गई है। देश के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत को आज पहली बार समुद्र में उतारा गया। रक्षा मंत्री AK एंटोनी की पत्नी एलिजाबेथ एंटोनी ने इसका उद्घाटन किया। देश में बने पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत को आज कोच्चि के समंदर में उतार दिया गया। रक्षा मंत्री AK एंटोनी की मौजूदगी में से समंदर में उतारा गया। INS विक्रांत के समंदर में उतरने के साथ ही देश की नौसेना अमेरिका, जर्मनी, रूस और फ्रांस की कतार में खड़ी हो गई है। INS विक्रांत करीब 260 मीटर लंबा है। ये समंदर में तैरता एक छोटा मोटा शहर है। करीब 40,000 टन भार वाला विक्रांत 18 नॉट की रफ्तार से एक बार में 7,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर लेता है। INS विक्रांत की खूबियों की बात करें तो 16,000 टन फौलाद को काटकर इसे बनाया गया है। 1,550 नौसैनिक एक वक्त में इस पर तैनात होंगे। 2 रनवे होंगे जिससे हर तीसरे मिनट विमान उड़ान भर सकेंगे। MiG-29 के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान और कामोव 31 हेलीकॉप्टर से लैस होगा। सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की LRSAM मिसाइलें भी तैनात होंगी। INS विक्रांत जैसा युद्धपोत किसी भी देश के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2018 तक इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। मैनेजमेंट के छात्र ने बना दिया छेड़खानी में रिकॉर्ड। 483 लड़कियों से छेड़खानी करने वाले सिरफिरे को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिरफिरे की हरकतों से परेशान होकर 9 लड़कियों ने वुमेन पावर लाइन 1090 पर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस की गिरफ्त में आया साहिल खान लखनऊ के एक नामी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैनेजमेंट की पढ़ाई करते करते इस पर एक ऐसी सनक सवार हो गई जिसने उत्तर प्रदेश की लड़कियों का जीना हराम कर दिया। खुद को लैक्मे कंपनी का मॉडल बताने वाला साहिल फोन कॉल के जरिए लड़कियों को पहले मॉडलिंग का ऑफर देता था। अगर किसी लड़की ने थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया तो फिर उसकी फोटोग्राफ और प्रोफाइल मेल मंगवाता था और फिर शुरू कर देता था ब्लैकमेलिंग। जब लखनऊ पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पहले तो इस युवक को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब ये नहीं माना तो इसके मोबाइल सर्विलांस पर लेकर इसे आशियाना थाना क्षेत्र से धर दबोचा गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस सिरफिरे के सुर ही बदल गए। नेहा नाम है उसका, IT कॉलेज की स्टूडेंट है। इवेंट मैनेजमेंट के कुछ वर्क भी देखती है वहाँ पे। तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं, एक मॉडल थी पंखुरी, तो उसकी एक सिस्टर थी अनुराधा, उसी के रेफरेंस से उसका नंबर मुझे फॉरवर्ड किया था। तो मेरे कुछ शो होने थे लखनऊ के ताज होटल में, उसी के टॉपिक पे डिस्कस हुआ था उसके साथ में। पुलिस के लिए शख्स को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। पहले सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस की, फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर इसे धर दबोचा। प्याज के बेकाबू होते दाम फिर से लोगों को रुलाने लगे हैं। दिल्ली में आंसू निकालने वाले प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। दिल्ली में प्याज की लगातार बढ़ती कीमत एक बार फिर आसमान पर पहुंच गई है। बाजारों में कम आवक की वजह से राजधानी में प्याज के दाम 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में प्याज की बेकाबू कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं। आम लोगों को कम कीमत पर प्याज मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने सस्ते प्याज के 350 स्टॉल लगाए हैं। बावजूद इसके ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। आवक की भारी कमी के कारण दिल्ली के लोगों की प्याज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। प्याज के साथ दूसरी सब्जियों की कीमत पिछले एक हफ्ते में 1.5 से 2 गुने तक बढ़ चुके हैं। जाहिर है ऐसे में लोगों के घर का बजट बिगड़ना तय है। पंजाब के मोगा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 30 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद बुरी तरह से चकनाचूर हुए इस बस और ट्रक को देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब के मोगा में हुए इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 30 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के पीछे बस ड्राइवर की गलती बताई जा रही है। दरअसल ये बस लुधियाना से आ रही थी। पूरे रास्ते सवारियों के मना करने के बावजूद ड्राइवर बस को काफी तेज चला रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान ओवर स्पीड होने की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और सामने से आ रही ट्रक से तेज भिड़ंत के साथ ये भयानक हादसा हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है,
जहां भी कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।